नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। भ्रष्टाचार की कहानियां हो तो ऐसी। विश्व गुरु की नाक के नीचे भ्रष्टाचार की गंगा बह गई, विश्व गुरु को पता नहीं चला। कैसा हो सकता है ये? मुख्यमंत्री के भाई का नाम आया, अब पता नहीं वो भाई है या नहीं है, मुख्यमंत्री ने बताया नहीं, सफाई नहीं दी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कलई खोल के रख दी। चलते हैं उनके पास पूरी कहानी समझने के लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है सौरभ भारद्वाज जी आपका। और मुझे आपकी याद इसलिए आई कि मैंने आपका एक पोस्ट देखा, जो आपने दिल्ली की महान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के प्यारे प्यारे कारनामों के लिए बोला था। साइकिल का आपने जिक्र किया और मुझे ऐसा लगा कि आपने शायद साइकिल की कोई कंपनी खोल रखी है, जिसकी इतनी जानकारी आपको कैसे मिल गई, तो साइकिल बनाने वालों को भी नहीं मिलती। तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, तब तक मेरे पास कुछ मैंने दिल्ली में जब पूछताछ शुरू करी, तब पता चला कि एक 650 करोड़ रुपए का एक और भ्रष्टाचार हुआ है, और वो हेल्थ में है। और मजे की बात ये है कि बड़ा प्रभावशाली आदमी है, उसने कहा भाई मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक साहब भाग गए हैं और मुख्यमंत्री जी के भाई, उनका नाम भी सामने आया, लेकिन एफआईआर में बड़े गोल मोल तरीके से उनका नाम लिखा गया, जिससे साबित ना हो कि ये मुख्यमंत्री के भाई हैं। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि भैया उनके भाई का मामला है या नहीं है, लेकिन जब बात राजनीति में हवा में तैरने लगे, जब आपके पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बिना 1 रुपए बरामद हुए जेल भेज दिया जाए, तो जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को एक बयान तो देना चाहिए कि भाई मेरे भाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। और पुलिस को कहना चाहिए 650 करोड़ के घोटाले की फाइल आगे बढ़ाई जाए। लेकिन मेरी जानकारी में आया कि ये फाइल दबा दी गई। डबल इंजन की सरकार, देश की राजधानी, हेल्थ का मामला, क्योंकि आपने जब मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, तो आपकी सरकार पे बड़े आरोप लगे थे कि आपने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। अब ये 650 करोड़ का मामला क्या है? चूंकि आप दिल्ली के नेता हैं, मुखर हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे ही बातचीत की जाए। जरा कहानी बताइए दर्शकों को कि इस मेडिकल में क्या खेल हुआ है, फिर हम साइकिल की सवारी करेंगे आपके साथ। जरा इसके बारे में बताइए थोड़ा भाई। देखिए, जो साइकिल के घोटाला तो अभी-अभी है। मैं पहले आपको मेडिकल और हेल्थ घोटाले के बारे में बताऊँ और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वो ज़्यादातर तथ्य जो हैं, वो एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से लिए गए हैं। वो एफआईआर ये कहती है कि दिल्ली सरकार के कुछ बड़े अफ़सर और उनके साथ कुछ लोग एक वेंडर के साथ उन्होंने मिलीभगत करके एक ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम, एक पूरा का पूरा कार्टेल बनाया कि वो वेंडर जिसका नाम राजीव रंगीला बताया गया, वो मिडलमैन भी कहा गया उसको, वो तय करता था कि जो सरकार टेंडर देगी उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी। और वो स्पेसिफिकेशन इस तरीके से बनाई जाती थी कि जो राजीव रंगीला ने जो कुछ कंपनियां बना रखी थी, शेल कंपनियां बना रखी थी, वो सभी टेंडर लगभग सभी जो है राजीव रंगीला की कंपनी को मिलते थे। चाहे सरकार को ओआरएस खरीदना हो, चाहे सरकार को पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीदनी हो, चाहे सरकार को सी आर्म मशीन खरीदनी हो, चाहे सरकार को चादरें खरीदनी हो, इन सब के अंदर एसीबी कहती है कि ये जो है राजीव रंगीला और इनके साथ ये हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग शामिल थे। अब हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि भाई राजीव रंगीला को क्यों नहीं पकड़ रहे आप? राजीव रंगीला को तो पकड़िए जो मास्टरमाइंड है। मगर एसीबी इसके ऊपर बिल्कुल चुप रही। कुछ दिनों तक ये बोलते रहे नहीं जी हम पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे, और अब ये बात अखबारों में लिखी जा रही है कि वो शायद जो है विदेश भाग गया है। तो आपका जो मेन, जो आपका जिसको आप मास्टरमाइंड बता रही है एसीबी खुद, उस एसीबी ने उस मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा। डॉक्टरों को, डीजीएचएस को, सीनियर अफसरों को पकड़ के तो जेल में डाल दिया, उसको 1 से ज्यादा महीना हो गया, मगर मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। तो हमारा ये आरोप शुरू से ये है कि जानबूझ के इस मास्टरमाइंड को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि अगर ये पकड़ा गया तो कई बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के राज भी खुलेंगे। क्योंकि आप ये बात समझते हैं, आप पत्रकार हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, हम ये बात समझते हैं कि 650 करोड़ रुपए का घोटाला अगर हुआ है तो किसी डॉक्टर या डीजीएचएस की औकात नहीं कि इतना पैसा हजम भी कर जाए। वो हजम ही नहीं कर सकता वो डॉक्टर इतना पैसा। और पूरी सरकार की नाक के नीचे हर टेंडर, और कैसी मतलब ग्लेयरिंग चीजें हो रही हैं। जो चद्दर, एसीबी की एफआईआर कहती है, जो चद्दर 150 रुपए की एम्स में मिलती है, एम्स खरीदता है,
वही चादर दिल्ली सरकार ने 450 रुपए की खरीदी। और कितनी खरीदी? 16.5 लाख चादरें खरीदी। आप सोचिए, अरे साढ़े बाप रे, सोलह लाख 3 गुना चादरें रेट, 3 गुना रेट। मतलब 3 गुना रेट तो है ही, और इतनी भारी मात्रा में खरीदी। जैसे कि अगर एक 200 बेडेड अस्पताल है तो उसके लिए 10,000 चद्दर खरीदेगी। अब आप 10,000 चद्दरों को क्या करेंगे? पूरे अस्पताल में टांग देंगे क्या? उनको जमीन पे बिछा देंगे? करोगे क्या आप इतनी सादे? तो आपने, क्योंकि एक कमीशन उसके अंदर मोटा कमीशन तय था, इसलिए आपने भारी मात्रा में खरीदी। उसी एफआईआर में आरोप है, जो ओआरएस का पैकेट ₹2.5 का मिलता है सरकार को, वो ओआरएस का पैकेट ₹15 का सरकार ने खरीदा। जो अरे बाप रे। पोर्टेबल एक्सरे मशीन, वो कंपनी, वही कंपनी उस पोर्टेबल एक्सरे मशीन को बाकी सरकारों को 10 लाख रुपए की देती है, वही एक्सरे मशीन दिल्ली सरकार ने 33 लाख रुपए की खरीदी है, 3 गुना ज्यादा दामों में। हम्म, और सुनिए, बाप रे। टेंडर हुआ 2 मशीनों के लिए, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने भरा ही नहीं वो टेंडर, ये सोच के कि 2 मशीनें कौन खरीद बेचेगा, छोड़ो यार, जाने दो। एक छोटी कंपनी जो राजीव रंगीला ने बनाई थी, उसने भरा, 33 लाख का रेट दिया, और सरकार ने 2 की जगह 448 मशीनें खरीद ली उससे। अरे बाप आप रे। सोचिए, टेंडर 2 मशीनों का हुआ और खरीदी आपने 448 मशीनें, तो सिर्फ आप एक्सरे एक्सरे मशीन में आपने 100 करोड़ रुपए का खेल कर दिया। तो इस स्तर की, मतलब 45 करोड़ की मशीनें आपने 148 करोड़ रुपए में खरीदी। 103 करोड़ तो सीधे सीधा कमीशन खोरी के आरोप जो है एक्सरे मशीन में ही लग गए। दवाइयां थी, 100 करोड़ की दवाइयां खरीदी गई। बताया जाता है उस एफआईआर में 400 करोड़ रुपए में, यानी कि 300 करोड़ का कमीशन खाया गया। ये एफआईआर कह रही है, एसीबी की, मैं नहीं कह रहा। और उसके अंदर जो जांच है वो लगभग जो है फिलहाल ठप पड़ी हुई है, क्योंकि अब आप देखिए कई दिनों से अखबारों में उसके बारे में कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल जो हम्म। है, अखबारों वालों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं एसीबी कुछ बता ही नहीं रही है, कुछ जांच आगे बढ़ ही हम्म। नहीं रही है। तो अब क्या होगा, कुछ दिनों में वो जो डॉक्टर हैं उनको भी बेल मिल जाएगी। भाई अदालत ये कहेगी कि हम्म। जब तुम्हारी कोई जांच बढ़ ही नहीं रही है, जब मुख्य सही आरोपी बात तुमने है। भगा दिया या भाग गया, तो फिर किस बात को तुमने डॉक्टरों को अंदर रखा हुआ है? और बड़ी बात, इनकी जो फाइलें थी सरकार की, हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलें, जिसके अंदर ये टेंडर हुआ, ये ऊपर से नीचे तक अफसरों के साइन हुए, वर्क ऑर्डर हुआ, परचेज ऑर्डर हुआ, पेमेंट दी गई, वो फाइलें गायब हैं। सौरभ जी, इतना इतना बड़ा काम हो, फाइलों में कागज गायब हो गए। पूरी की पूरी फाइलें ही गायब हो गई संजय जी, फाइलों के कागज नहीं। अब आप सोचिए, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर 24 घंटे सीसीटीवी चलता है, बाहर हम्म। चौकीदार रहता है, रात को ऑफिस बंद भी करा जाता है तो भी चौकीदार सोता है वहां पे। चौकीदारी चाबी तो जो चोर है है देश के। एक निर्धारित आदमी के चौकीदारी पास होती है। चौकी चौकीदारी तो चोर है देश का। हाँ, तो आप सोचिए, गायब हो गई, फाइलें गायब हो गई। और अभी तक कोई, मतलब ये सरकार बताने को तैयार नहीं है कि भाई ये फाइलें कैसे गायब हो गई, सीसीटीवी फुटेज क्या बता रही है, कुछ तो बताइए। सब चुप बैठे हैं बिल्कुल इसके ऊपर। बाप रे बाप। एक बताइए मुझे सौरभ भाई, इसमें मुख्यमंत्री के प्यारे प्यारे भैया का नाम कैसे आ गया? क्योंकि मैंने आज कम से कम 10 लोगों से बात की और सबके सब कह रहे हैं कि मामले को दबा ही इसीलिए दिया गया कि मुख्यमंत्री के भाई का नाम है। हालांकि आरोप पुष्ट तो नहीं है, लेकिन अगर ये चर्चाएं हैं, आशंकाएं हैं, तो मुख्यमंत्री को सफाई देनी चाहिए। और मामले को जो दबाया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है रंगीला जी ने सबको ही रंग में अपने रंग दिया हो, तो मामले को दबाया जा रहा हो? देखिए, इस तरीके की बातें हमारे कान में आई, मगर क्योंकि कोई बहुत पुख्ता हमारे पास इसको लेके सबूत नहीं आए, इसलिए हम इस बात को कह नहीं पाए। और मैं एक बात और बताता हूँ, ये जब मामला पहली बार मेरे पास आया, तो हमें भी नहीं मालूम था कि इसके अंदर जो है वो नाम कौन है। यहाँ तक कि उसके ऊपर मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम्म। हम्म। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि कोई राजीव अरोड़ा हैं, जो हम्म। मेडिकल सप्लायर हैं, वेंडर हैं, और हम्म। उनकी पत्नी ने लक्ष्मीनगर थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराई, और पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की है, ये कह के कि उनके घर रात को करीब 10 बजे कोई पंकज जैन नाम के आदमी आए, हम्म। और उन्होंने ये कहा कि साहब, हमने आपके पति की कंपनी को मेडिकल के अंदर जो है, हेल्थ के अंदर जो है ठेके दिलाए हैं, और हमारे कमीशन को लेके कुछ जो है उनका लेन देन का मामला है। और उसके बाद कुछ गाली गलौज, कहा सुनी की बात भी उस एफआईआर में दर्ज है। मगर जब मैंने ये एफआईआर पढ़ी और इसके हम्म। ऊपर प्रेस वार्ता की, तो संजय जी, मुझे नहीं मालूम था कि जो राजीव अरोड़ा जिसका जिक्र इस एफआईआर में किया है, वो राजीव रंगीला एक ही आदमी है।
ओके। जिस आदमी को मास्टरमाइंड बताया है एसीबी की एफआईआर में, जिस आदमी ने सारी की सारी शेल कंपनियां खरीद के 650 करोड़ का घोटाले को अंजाम दिया है, उस राजीव रंगीला का ही नाम है राजीव अरोड़ा। और हम्म। उस राजीव अरोड़ा की ही पत्नी, शायद श्वेता अरोड़ा है या कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूं अब तो, हम्म। उनकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज है। और हम्म। उसमें एक प्रदीप नाम के आदमी का जिक्र आता है कि वो ये कहते हम्म। हैं कि पंकज, उनकी पत्नी एफआईआर में ये कह रही हैं कि ये जो पंकज जैन उनके घर आए, उन्होंने बोला कि जो प्रदीप ने आपको ठेके दिलवाए उसके कमीशन के लेन देन को लेके कुछ झगड़ा है। अब वो जो प्रदीप, अभी जो पंकज जैन है, इनका जो एड्रेस है वो उस एफआईआर के अंदर है, तो मैंने उसको वेरीफाई कराया। तो ये बात तो वेरीफाई हुई कि जो पंकज जैन है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम्म। इनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे हैं हम्म। और दोनों का जो है भारतीय जनता पार्टी से काफी जुड़ाव है। पंकज जैन तो शायद जो है युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। हम्म। और इनके सत्ता, जो दिल्ली की सत्ता है, उसके आसपास के कनेक्शन की बात सब लोग कहते हैं पंकज जैन के बारे में। अब जो दूसरा नाम है प्रदीप, हम्म। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो प्रदीप हैं ये पंकज जैन के मित्र हैं। हम्म। और जो प्रदीप पंकज जैन के मित्र हैं वो रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई हैं। असली मगर कहानी यही क्योंकि है। इसके अंदर, हाँ, मगर क्योंकि इसके अंदर प्रदीप जो हैं उनका एड्रेस नहीं लिखा हुआ, उनके बारे में और कोई ये नहीं लिखा हुआ कि वो आ, इनके भाई हैं, तो इसलिए हम लोगों इसके ऊपर प्रेस वार्ता नहीं कर पाए, और करनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके हम्म। ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। मगर हाँ, ठीक बात सरकार है। को, मगर मुझे लगता है कि सरकार को और पत्रकारों को इस चीज की छानबीन करनी चाहिए। कि और आदमी है कौन एक ये। शुचिता के नाम पे, शुचिता, हम्म। राजनीति की शुचिता के नाम पे मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहिए। अगर ये मेरे नहीं है भाई तो है। इन आशंकाओं को और इन र्यूमर्स को विराम देना चाहिए, ये कह के कि नहीं ये मेरा भाई नहीं है। ठीक बात है। और बिल्कुल ठीक दूसरी बात है। बात, इसकी जांच भी करानी चाहिए। देखिए हाँ, कौन आदमी है ये। संजय जी, ये एक एफआईआर कि कोई आदमी हमारे यहाँ आया और कमीशन को ले दे के गाली गलौज हुई, झगड़ा हुआ, एक छोटी सी एफआईआर, इसकी कोई औकात नहीं है इस एफआईआर की। मगर अगर ये एफआईआर 650 करोड़ के घोटाले से जुड़ी हुई है, जो कि है, क्योंकि हम्म। राजीव रंगीला के घर पे ये हम्म। पंकज जैन पहुंचे हैं, ये हम्म। बात एफआईआर में दर्ज है। तो हम्म। पंकज जैन क्या वाकई में वहां पहुंचे थे? उनकी क्या मोबाइल लोकेशंस वहां की हैं? क्या हम्म। सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि इतने बड़े आदमी हैं ये राजीव रंगीला, इनके घर में सीसीटीवी जरूर होंगे, तो अरबों हम्म। अरबों के आदमी हैं। क्या इनके सीसीटीवी में पंकज जैन है या नहीं है? क्या इनकी कोई बातचीत उस सीसीटीवी में दिखती है? इन चीजों के ऊपर दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार को बताना चाहिए ठीक और बात इसको है। विराम लगा देना चाहिए अगर नहीं है तो। हाँ, दूध का दूध मगर पानी का इसके पानी हो ऊपर जाए। अगर पुलिस कुंडली मार के बैठ जाती है और ये एफआईआर से आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसके अंदर सवाल उठेंगे। मीडिया को सवाल उठाने चाहिए और सरकार की तरफ से इसके ऊपर स्पष्टीकरण आना चाहिए। अगर नहीं है तो बता दीजिए नहीं है, मगर इसकी ठीक बात है जांच तो सौरभ भाई। कराइए कि अगर सौरभ ये भाई आप भी। प्रदीप ये नहीं है तो तो कौन है। कौन प्रदीप है भाई? क्योंकि भ्रष्टाचार हाँ। का तो मामला है, कमीशनखोरी का मामला है। ये पंकज जैन के बारे में तो लिखा ये है, मगर ये प्रदीप कौन है? और इन पंकज जैन के साथ भी क्या आगे की पूछताछ हुई है? क्या इसका पता हम्म। लगाया है कि कोई नेक्सस था, नहीं था? हम्म। ये इनके घर गए थे, नहीं गए थे, क्या मामला था? इसकी छानबीन तो होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी ठीक है। चाहिए। ये आदमी कौन है, ये तो पड़ताल जरूर होनी चाहिए। जब दामन पे दाग खुद मुख्यमंत्री के लग रहे हो तो पता चलना चाहिए हमारा भाई है या नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन अब दूसरा मामला एक खत्म नहीं होता है सौरभ भाई। आपने भी कसम खा रखी है कि आप परेशान करेंगे सरकार को। अच्छी खासी मुख्यमंत्री चैन की बात बैठी होती है, आप साइकिल ले आए बीच में, आप साइकिल ले आए बीच में। ये साइकिल की कहानी क्या है। अब देखिए साइकिल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये साइकिलें गरीब जो है बेचारी, जो लड़कियां हैं 9वीं क्लास की हमारे स्कूलों के अंदर, ठीक है, उनको साइकिल बांटने का काम एक सरकार के प्रोजेक्ट के तहत होना था। अब जाहिर सी बात है संजय जी, अगर आपको अपने बच्चे के लिए साइकिल लेनी होगी, आप गूगल करेंगे, कितनी सारी ऑनलाइन कंपनियां, आप उसके अंदर रेट देखेंगे, और फिर आप हम्म। जो है, हमारी होलसेल मार्केट है दिल्ली में, जैसे झंडेवालान के अंदर सबको पता है मार्केट है, वहां आप जाएंगे, एक बच्चे के लिए एक साइकिल खरीद लेंगे। तो हमने देखा कि जो साइकिल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दी है, ये सरकार ने कितने की खरीदी? तो पता चला सरकार ने ये साइकिल, एक साधारण साइकिल है, वो 6,957 रुपए की है, लगभग 7,000 रुपए की साइकिल। अब
आप तो बड़े जानकार आदमी हैं, 7,000 रुपए के अंदर तो गियर वाली साइकिल आ जाती है, डिस्क आ ब्रेक जाती वाली है, आ साइकिल आ जाती जाती है, सस्पेंशन वाली साइकिल आ जाती है, वो अलग ही है। एल्युमिनियम खरीदी है, बॉडी की साइकिल आ जाती है। हाँ मैंने खरीदी है, 5,500 या अब 6,000 की है। सरकार ने ये साइकिल जो खरीदी है तो बिल्कुल साधारण साइकिल है, हम्म, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हम्म, एक जो बहुत बड़े वेंडर बताए गए, उनकी चिट्ठी हमारे हाथ आई, और वो चिट्ठी उन्होंने एक को नहीं लिखी, उन्होंने दर्जनों चिट्ठियां लिखी हैं। मुख्यमंत्री को लिखी, डायरेक्टर एजुकेशन को लिखी, एलजी को लिखी, उन्होंने सीवीसी और ये जांच एजेंसियों तक को चिट्ठी लिखी कि उन्होंने ये कहा कि भाई मैं वो वेंडर हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ही मध्य प्रदेश और गुजरात और असम जैसी सरकारों में लाखों साइकिलें दी हैं, और हम्म, जिस साइकिल को आपने टेंडर किया है करीब 7,000 रुपए का, वो साइकिल आप मुझसे 4100 रुपए में ले लीजिए। वो आदमी 4100 रुपए की साइकिल दे रहा है जो आप 7,000 रुपए का टेंडर कर रहे हैं, और जो हम्म, टेंडर किया उसमें भी वही आरोप है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के टेंडरों के ऊपर आरोप लगाया, वही मोडस ऑपरेंडी है कि टेंडर की कंडीशंस ऐसी बनाई गई हैं कि आप जिस आदमी को पहले से सोच के बैठे हैं, आपका जो प्रिफर्ड वेंडर है, उसी वेंडर को वो ठेका जाएगा। उसके अंदर भी ठेके के अंदर कुछ ऐसी पेचीदगियां लाई गई कि 4,000 रुपए वाली साइकिल 7,000 रुपए वाले में खरीदी जा रही है। और कितनी खरीदी जा रही है? 1,30,000 साइकिलें। हाँ तो हाँ, अगर आप वाह। सोचिए 3,000 रुपए का ये कमीशन भी मैं यहाँ पे पकड़ लूं, तो आपका जो भी खा रहा है, मुझे नहीं पता कि किसने खाया क्या नहीं खाया, तो करीब 36 करोड़ रुपए का कमीशन हो गया। मतलब आपने 90 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है और उसके अंदर 36 करोड़ के कमीशन के जो है आरोप लग रहे हैं। मतलब ये तो मतलब बड़े बड़े कमीशन खोरों को पीछे छोड़ दिया अगर ऐसा हुआ है तो। और ये चीज सरकार बता नहीं रही है, हम बार बार सरकार से पूछ रहे हैं। जैसे सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया हम्म, नहीं साहब, 4,000 रुपए की तो साइकिल आती है, मगर हमारा मॉडल बड़ा उत्तम है। तो हम्म, भैया मॉडल ही बता दो। संजय जी, हम 2 दिन से सरकार से वीडियो बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेखा गुप्ता जी को टैग करके पूछ रहे हैं, आशीष सूद जो इसके मंत्री हैं उनको टैग करके पूछ रहे हैं, भैया वो मॉडल बता दो सरकार, कि वो हम्म, हीरो का कौन सा मॉडल है जो आपने 6,957 रुपए में खरीदा। सरकार मॉडल बताने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम्म, मॉडल बताएंगे, आप और मेरे जैसे लोग गूगल के अंदर डालेंगे और देखेंगे अमेजन में कितने की है, स्नैपडील में कितने की है। अगर हम्म, वो अमेजन के अंदर एक साइकिल संजय शर्मा जी के बेटे के लिए 6,500 रुपए की आ रही है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि थोक में जब मैं वो 1,30,000 साइकिलें हीरो से डायरेक्ट खरीदूंगा, तो जाहिर सी बात है 5,000, 4,500, 4,000 रुपए में आनी चाहिए। हम्म। तो इसलिए सरकार मॉडल तक नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार इसको लेकर डरी हुई। सौरभ जी, डबल इंजन सरकार में तेल भी डबल खर्च होता है। प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हैं, उन्होंने नारा लगाया था कि चौकीदारू ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये सब जो नहीं, दिल्ली में घटता है, उनके अड़ोस पड़ोस में घटता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को पता चलता नहीं होगा ये? क्या आपको क्या लगता है, ये अब आसानी देखिए, से? ये बात बड़ी हैरानी वाली बात है कि कल परसों ही खबर छपी है अखबार में, 2 बार अखबारों में, अलग अलग हिंदी अखबारों में छपी है कि ये जो 650 करोड़ रुपए का हेल्थ घोटाला हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। और क्योंकि कई सारे हेल्थ के स्कीम्स होती हैं, जैसे पोलियो हम्म, उन्मूलन हो गया, और कई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जो पूरे देश में रन किए जाते हैं। हम्म, बताया हम्म, जाता है क्योंकि आपने इसके अंदर दवाइयों में भी एक बड़ा घोटाला किया, तो वो हम्म, स्कीम्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो प्रभावित हुई हैं। और अगर किसी भी राज्य के अंदर कोई हेल्थ स्कीम प्रभावित होती है, तो वो पूरे देश के लिए हम्म, जो है हम्म, वो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि वो वाली चीजें जो आपने बाकी जगह जिनका उन्मूलन कर दिया, वो अगर दिल्ली या किसी राज्य में नहीं होगा, तो वो वापिस आ जाएगी। आपका हम्म, करोड़ों रुपए सरकार का जो पूरे देश में खर्च हो रहा है वो खराब हो जाएगा। तो मैंने ये हम्म, पढ़ा कि पीएमओ से इसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है, मगर अगर कुछ हो नहीं रहा। बताया तो ये भी गया था कि ईडी के अंदर ये जांच चली गई है। कई बार अखबारों के अंदर छपा कि ईडी ने कागज मंगा लिए हैं, मगर साहब देखिए, ईडी ने अब तक छापा नहीं मारा। हमारा होता तो झूठे को भी कोई सौरभ भारद्वाज कह देता, तो अब तक घर में ईडी आ चुकी होती। जेल जा चुके होते अब आप। तक जांच कर चुके होते, जेल भी भेज चुके होते, बिल्कुल। जेल भेज चुके होते हैं। यहां पे तो साहब 3 अफसरों को अंदर करके कह रहे हैं कि हाँ जो है, अभी जांच जो है स्लो चल रही है। सौरभ भाई, अब आप लोग करेंगे क्या? देखिए, मीडिया को बहुत सारे काम है, अकेला आप ही का काम नहीं है। उसे अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है, उसे पाकिस्तान और मुसलमान का नाम आरापना है। तो आप ये तो भूल जाइए कि जो अपने आप को बड़ी मीडिया कहती थी, हालांकि बैंड बज गई है। एक बड़े चैनल से 100 150 लोग निकाल दिए गए हैं क्योंकि बजट गड़बड़ा गया।
लोगों ने देख लिया कि इनको कोई देखता नहीं संजय है। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखते तो हुँ, हैं लोग उस मीडिया हुँ, को, हुँ, मगर जो हुँ, देखते हैं ना, हुँ, वो लोग हैं जो जो अब जीवन में कुछ करने, मतलब देखिए, मीडिया चलता है एडवर्टाइजमेंट से। हाँ, एडवर्टाइजमेंट वो कंपनी देती है जो कहती है कि जो आदमी एडवर्टाइजमेंट देख रहा है वो कुछ खरीद भी रहा है, नहीं खरीद रहा। खरीद रहा ये है। जो कन्वेंशनल मीडिया है, ये अब वो लोग देख रहे हैं जिनको ना कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है। उनके घर तो बस ये ना, जैसे आपका सोफा रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, ऐसे ही टीवी भी रखा हुआ है। जैसे पंखा चल रहा है वो टीवी चल रहा है, पूरे दिन चल रहा है, हुँ, वो पूरे दिन बस चल रहा है, रेडियो की तरह चल बज रहा रहा है। है। तो ये बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स को भी समझ में आ गया है कि इन टीवी चैनल्स के अंदर जो आप ऐड दे रहे हैं, उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा। हुँ, जो दिख नहीं रहा। असली जो असली कंज्यूमर है देश का, जो समझता है, चीजें खरीदता है, वो कंज्यूमर अब कन्वेंशनल टीवी को देखना बंद कर चुका है। वो अपने काम की खबरें यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पर देखता है, इंस्टाग्राम पे देखता है, उसको देख के अपनी राय बनाता है। और इसीलिए ये जो सरकार है वो अब सोशल मीडिया से घबराई हुई है। जो ये सरकार बार बार कह रही है ना, हम इन्फ्लुएंसर्स के पीछे लगेंगे, हम इसके पीछे लगेंगे, हम उसके पीछे लगेंगे, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कन्वेंशनल मीडिया की दुकान है वो अब बंद हो रही है। अब ये आखिरी दिनों के अंदर ये दुकान चल रही है, और इनको इतना डर सरकार से लगता है कि सरकार से तो सवाल ये पूछते ही नहीं है। अगर आप बहुत कहोगे तो ये अपोजिशन से सवाल पूछ लेंगे। बि लेकिन आप जैसे नेता लोग जो हैं, आपने भी बड़ा बुरा किया है। अच्छी खासी आप राजनीति कर रहे हैं, आप हमारे धंधे में आ गए। हम लोग यूट्यूब नहीं से अपनी सर, मैंने रोज़ी-रोटी यूट्यूब कमाते बंद थे, कर तो रखा है सर। आपने भी यूट्यूब पे शुरू कर दिया, तो नहीं नहीं, सौरभ भाई, मैंने हम लोगों को यूट्यूब तो का जो चैनल खोला था, जी, जी, तो सर जी, जी, उसके जी। बाद मुझे पता चला, क्योंकि यूट्यूब के चैनल पे अगर मैं अपना कंटेंट हाँ, डालता हूं तो बहुत सारे जो है ना, लोग उसको उठाते नहीं है, सोच के कि ये जो है ये तो कॉपीराइट हो अपने पे जाएगा। है। तो हाँ, मैं हाँ। कई महीनों से सर मैं यूट्यूब पे नहीं डालता। अब मैं जो भी बहुत ही बनाता अच्छा हूँ, हुआ, हम मैं लोगों ने उसको दुआ की थी ट्विटर कि पे आप ना चलाएँ, क्योंकि हम लोगों की रोज़ी-रोटी पे संकट होगा, हमारे कुछ नहीं, मैं उसको व्यूअरशिप जो ट्विटर आया। पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। यूट्यूब पे बिल्कुल ना के बराबर डाल रहा हूँ सर। मैं देख रहा था। सौरभ भाई, ये बताइए कि एक बड़ी क्रांति इस देश में हुई है, और दिल्ली में जिस आंदोलन से आप लोग आए राजनीति में, अन्ना जी के आंदोलन से, देश ने उससे भी ज़्यादा एक बड़ा आंदोलन देखा। मैं उससे ज़्यादा बड़ा इसलिए देख रहा हूँ कि अब तो आपके आंदोलन के पीछे कौन-कौन थे इसकी चर्चा करना बेकार है। लेकिन जो चेहरे थे उन्होंने बहुत देश को शर्मसार कर दिया। लेकिन ये एक आंदोलन ऐसा जैन जी का खड़ा हुआ जिसका कोई नेतृत्व करे या ना करे, लेकिन नौजवानों ने कमान अपने हाथ में ले ली। और देश के 6 या 7 राज्य ऐसे हैं, जहाँ के नौजवान सड़कों पर हैं, और मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बीजेपी के अंधभक्त थे, लेकिन उनके बच्चे अब अपने माता-पिता से कह रहे हैं कि क्या हम लोग फांसी पर लटक जाएँ? क्या हम लोग लाठी डंडा खाएँ? जो लड़कियाँ थीं उनके लिए हमारी माननीय सांसद आपत्तिजनक बात कह रही हैं। आप दिल्ली के एक बड़े ऐसे जगह से प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ पे एक अभिजात वर्ग रहता है, उनके बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल होने गए। और मैं देख रहा हूँ कि अब जो है एक भगदड़ की जी स्थिति केंद्र में भी बन रही है। नीतीश कुमार का अचानक एक्टिव हो जाना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपनी बूथ से हार जाना, रविशंकर प्रसाद का अपने बूथ से हार जाना, देश में एक नई क्रांति पैदा हो रही है जो इन नौजवानों ने पैदा कर दी, अचानक कर दी। और मैं कहने कहने में कोई शर्म नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। आप लोग जो काम नहीं कर पाए वो इन नौजवानों ने कर दिया। आप मानते हैं कि अब देश की जो परंपरागत राजनीति थी वो बदलेगी, और ये जो ज्ञानेश कुमार अपनी ज्ञान की गंगा बहाते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनके मन में खौफ पैदा होगा, और सबसे ज़्यादा बड़ा खौफ गोदी मीडिया के मन में हो गया है। मैं किसी भी हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो स्टूडियो में बैठ के ज्ञान की गंगा बहा रहे थे, उनके रिपोर्टर के कपड़े फाड़े गए, मारा गया, आईडी देख के बदतमीजी की गई। और मैंने कहा जनाब कश्यप जी ने, जो टीचर खान सर के संग विवाद हुआ, तो उन्होंने टीचरों के साथ-साथ मुझ पर मुकदमा किया, मतलब अकेला यूट्यूब चैनल 4 पीएम ऐसा था, जिस पे आज तक ने मुकदमा किया। तो मैंने कहा कि अंजना जी, पत्रकारिता देखनी हो, तो जंतर मंतर पर एक दिन आप भी चलिए और एक दिन मैं भी चलूँगा, ना मेरे संग सुरक्षाकर्मी होगा, ना आपके साथ होगा। देश की जनता किसको पसंद करती है ये आप खुद देख लीजिए, हमें तो कभी किसी गनर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं सौरभ जी जानना चाहता हूँ कि चूँकि आप नौजवानों के बहुत संपर्क में रहते हैं, क्या वास्तव में एक बड़ी क्रांति की तरफ देश बढ़ रहा है, और क्या परिणाम होंगे इसके? देखिए, इस जेन ज़ी के आंदोलन से पहले हमें भी अंदाज़ा नहीं था, एक राजनीतिक दल के मतलब कि तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति के
तरह से बोल रहा हूँ, हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो जेनज़ी है, ये देश के मुद्दों को इतनी बारीकी से समझता है, इसके ऊपर इसकी कोई राय भी है। मैं तो ये मानता था कि इनको देश में जो हो रहा है उससे कोई लेना-देना नहीं है, और ये सब लोग जो है ये बात मान चुके हैं कि भई इस देश का कुछ होना-जाना भी नहीं है। अपना पढ़ो, लिखो और अपना कुछ करियर बना लो और भागो। मैं ऐसा समझता था इनके विषय में। मगर इस आंदोलन के अंदर मैं कई बार गया, बिना लाव लश्कर के गया, और मैं बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर मैंने उनसे चर्चा भी की। जैसे जब बहुत सारे नौजवान बच्चे, जो बिल्कुल आप सोचिए जैसे ना करोड़पतियों के बच्चे जय भीम का नारा लगा रहे थे, तो मैंने 1-2 को पकड़ के साथ में बिठाया फुटपाथ पे। मैंने बोला, तुमको मालूम है ये भीम कौन है? तो वो बोला बच्चा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मैंने कहा कमाल ही हो गया। मतलब इतने बड़े घरों के बच्चे अगर जय भीम का नारा लगा रहे हैं और ये जानते हुए कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, तो इसका मतलब उनके जो फंडे है ना, वो हमसे ज्यादा क्लियर है। हमें तो हम्म। बहुत सालों बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को समझ पाए। स्कूल में तो पढ़ा, कॉलेज में भी पढ़ा, साइंस के बच्चे थे इसलिए ज्यादा इसके अंदर घुसे नहीं। मगर बहुत सालों बाद धीरे धीरे जब पॉलिटिक्स में आए तो ये सारी चीजें समझे, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, बाबा साहब ने क्या किया, भगत सिंह जी ने क्या किया, ये सब बाद में समझे। मगर ये बच्चे जानते हैं, और ये लोग जो है बहुत जो है, आप ये मानिए कि ये घर में भी बहुत ज्यादा कदर नहीं करते किसी की, कि जैसे अगर पिताजी इनको कोई राय दे रहे हैं तो ये जी पिताजी करके उनकी राय लेते हैं, ऐसा नहीं है। या मम्मी अगर इनको स्कूल जाते वक्त कुछ कह रही है तो ये मम्मी की बात मान ही लेती है कि 2 चोटी बनानी है तो 2 चोटी, ऐसा नहीं है। ये अलग तरीके के जो है, आप ये सोचिए कि ये क्रांतिकारी टाइप के हैं, भगत सिंह टाइप के। जो कहते हम्म। थे ना लोग कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर अपने घर ना हो, दूसरों के घर हो। दूसरे घरों में हो। मैं ये मानता हूँ ये हर घर में भगत सिंह पैदा हो गया है, हर घर में हम्म। ये लक्ष्मीबाई पैदा हो गई हैं, और ये कैसे हो गई हैं मुझे नहीं पता। इन्होंने कहाँ से इस चीज को धारण किया मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। लोग कह रहे हैं हम्म। इंस्टाग्राम से इनको मिला, बट मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने सारे हमारे घरों के बच्चे इंस्टाग्राम देखते ही नहीं है, सही इनके पास बात है। फोन ही नहीं है। जैसे मेरे मेरे घर के जो बच्चे हैं, मेरा भतीजा है, नीस है, नेफ्यू हैं, इनके पास फोन ही नहीं दिए, क्योंकि जनरली क्या है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं, वो 12वीं से पहले अपने बच्चों को फोन वोन दिलाते नहीं है, ना वो हम्म। उनको इंटरनेट की एक्सेस देते हैं। उनको उतनी हम्म। एक्सेस है कि वो अपने स्कूल का कोई प्रोजेक्ट कर लें, बंद कर दें, उनके अकाउंट्स वगैरह भी नहीं है। हम्म। तो इनको जरूर इंस्टाग्राम को तो से तो जरूर हो सकता है कॉलेज वाले बच्चों को कुछ ना कुछ मिला हो, मगर कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि कोई और ही जगह है जहां से इनके अंदर ये क्रांति पैदा हुई है। शायद, शायद संजय जी ये क्रांति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि आपने सबको चुप करा दिया। आप सोचिए, हम्म। कहीं तो आप एक जो है ना वो प्रेशर कुकर का एक वॉल्व तो देंगे आप। हम्म। आपने सबसे पहले जो है मीडिया को चुप करा दिया, तो जो बच्चे के मन में सवाल थे, अगर शाम को 8 बजे वो रवीश कुमार या संजय शर्मा पूछ लेते टीवी पे, तो हम्म। सवाल उसका होता कि हाँ चल मेरा सवाल आ गया कहीं पे। अब ठीक उसके बात है। मन में जो सवाल है वो कोई पूछ ही नहीं रहा। हम्म। अच्छा, उसको लगता था कि जुडिशरी कुछ करेगी, जुडिशरी से भी कोई बहुत अच्छे जो है, ऐसा नहीं लगता है कि हम्म। तुरंत जो है सरकार के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही हो या तुरंत सरकारों हम्म। से कुछ पूछा जाता हो, वो भी वहां पे भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। हम्म। हम्म। फिर आपकी जो ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गए, जो पूरे के पूरे तंत्र थे हम्म। जिनसे आप कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही तय करते, वो तंत्र भी पूरी की तरह से खत्म हो गए। आपके एमएलए, काउंसलर, सांसद, ये सब लोग अगर बीजेपी के हैं तो आप ये मान लीजिए कि 3-3 घंटे की आरडब्ल्यू की मीटिंग खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और सांसद से कोई उठ के सवाल नहीं पूछ सकता। हम्म। अगर हम्म। वही वही मीटिंग आम आदमी पार्टी का विधायक ले रहा होगा तो शुरू से एंड तो तक सवाल ही खत्म नहीं होंगे। वाली खत्म नहीं है, मतलब ठीक उन बात। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जिन पे जब तक एमएलए आम आदमी पार्टी का था, तो पानी अगर 1 घंटे लेट हो गया तो 20 व्हाट्सएप मैसेज आते थे, व्हाट इज एमएलए डूइंग, क्या नहीं कर रहे, क्यों नहीं आया, क्या हो गया। अब 3-3 दिन तक पानी नहीं आता तो किसी की हिम्मत नहीं होती व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डाल दे कि पानी नहीं आया, क्योंकि तुरंत एमएलए के यहाँ से फोन आ जाएगा, हाँ भाई क्या परेशानी है, क्या समस्या? ज्यादा दिक्कत है,
ज़्यादा दिक्कत है हाँ। तुम्हें? तो हुँ। तो ये जो बच्चे हैं, ये इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो गला घोटा जा रहा है समाज का। अब उनके हाँ। माँ-बाप तो डर रहे हैं कि हमारे यहाँ छापा ना पड़ जाए, हमारे ईडी ना आ जाए, मेरे घर पे जो है एमसीडी जो है बुलडोज़र ना चला दे, मगर बच्चे को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बच्चा कह रहा है देखी जाएगी। तो जो देखी जाएगी वाला जो बच्चे का जो दिमाग में चल रहा है ना, वो सरकार के लिए बड़ा खतरनाक है। और ये जितने भी मुकदमे करा रहे हैं, जितनी भी ये जो गाली-गलौच चल रही है बच्चों के साथ, ये जो बड़े-बड़े एडिटर छोटी-छोटी बच्चियों के पीछे पड़े हुए हैं, जो ये हुँ। उनके घर पहुँच रहे हैं, जो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मंगवाई जा रही है, ये सब उस यूथ का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। ठीक बात है, आपको बिल्कुल सहमत करना हूँ, ये था कि गुस्सा है। आपने इस्तीफा करा दिया, आपको अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए था मोदी जी को कि भाई देखो तुम लोग परेशान थे, मैंने उसका इस्तीफा खत्म करा दिया, बात खत्म हो गई। इन्होंने बात खत्म नहीं की, इन्होंने माफ़ कहा कर दिया। तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं करूंगा, और हुँ। ऐसे करूंगा कि तुम मेरे पे उंगली भी नहीं उठा पाओगे, मेरी आर्मी करेगी, मेरी ट्रोल आर्मी हुँ। करेगी, मेरे ये जो हुँ। बड़े बड़े चैनलों के एडिटर्स हैं और ये हैं पत्रकार ये करेंगे। तो ये आप सोचिए उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या? आप जो कर रहे हो उनको हुँ। समझ में नहीं आ रहा? जिन बच्चों को ये पता था कि ये गोदी मीडिया और इसको हम बोलने ही नहीं देंगे, मतलब हुँ। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम में आज तक इतनी हिम्मत नहीं आई कि हम इस मीडिया को नकार दें और कहें कि तुमसे बात नहीं हुँ। करेंगे। हम कहीं ठीक ना बात कहीं है। अपने इस लालच में फंसे रहते हैं कि नहीं यार, अगर हम नहीं जाएंगे आ तो जाए। देखो हाँ। कांग्रेस चली जाएगी, अगर कांग्रेस नहीं हाँ। जाएगी तो देखो सपा चली जाएगी, हमारा स्पेस कोई दूसरा ले जाएगा। इस चक्कर में हम अपने स्पेस के चक्कर में लगे हुए हैं कि ठीक हमारा बात है, स्पेस कोई सहमत। ना खा जाए। मगर इन बच्चों को लगा कि भाड़ में गया स्पेस, हमें जाना हुँ। ही नहीं, ना इनसे बात करनी, ना इन्हें घुसने देना। तो ये लोग, मैं हुँ। बता तो रहा हूँ, ये लोग अलग वायरिंग से हैं, इनका दिमाग की जो वायरिंग है वो अलग है। लेकिन जो हमारे मोदी जी के प्रिय सांसद हैं विदुड़ी जी, भूतपूर्व सांसद, तो वो कह रहे हैं कि ये बच्चे तो सब वही पंचर लगाने वाले हैं, मतलब नाम नहीं लिया उन्होंने, कह तो दिया ही उन्होंने कि मुसलमानों के बच्चे हैं, चिंता नहीं करनी। तो क्या ये देखिए इतने सारे पंचर जोड़ने वाले बच्चे आ गए थे क्या? देखिए, विधुड़ी जी जैसे सांसद ही दोबारा जेनजी का आंदोलन करवाएंगे। अगर ये ना होते तो बेचारे जेनजी वाले फिर घर ही ना बैठ जाएंगे। मगर हुँ। जो बड़े आंदोलन के संकेत आप जो दे रहे हो, वो हुँ। इसीलिए तो होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रमेश विधुड़ी हैं, टीवी चैनल में अमन अमन अरोड़ा है, क्या नाम है उनका जो भी है, चोपड़ा, अमन कंगना चोपड़ा कंगना हैं। और कंगना रनौत हैं। ये क्या नाम है, ये बड़े क्या नाम है रिपब्लिक वाले अर्नब गोस्वामी हैं। और जो है इनके जो यूट्यूब चैनल वाले बहुत सारे नए नए इन्फ्लुएंसर हैं। तो कंगना ये सब रनौत जी हैं, हैं। इसीलिए तो जेनजी जो है दोबारा तैयारी कंगना करेगा। रनौत जी तो एक कदम लड़कियों के मामले में एक कदम और आगे बढ़ गई सांसद होके। कगरा जी ने देखिए कितनी भद्दी बात की। हुँ। अब आप सोचिए वो टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं, अगर ये जेनजी आ जाए अपनी पे, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फोटो निकाल के डालेगा। डाल ही रहा है आप वो समझ नहीं रहे निकाल-निकाल कि के। आप इनको उकसा रहे हैं, आप बेवजह ठीक ही बात। इन्हें उकसा रहे हैं। हुँ। ठीक बात है, एक नई क्रांति है और मैं तो चाहूँगा कि जब इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले, चाहे सौरभ भारद्वाज खोलें या कांग्रेस के लोग खोलें या कोई भी खोले, तो अब इस जैन जी को ही इस आंदोलन की कमान सँभालनी चाहिए। इन टीवी चैनलों के सामने जाके शांतिपूर्व गांधी जी के रास्ते पे चल के धरना देना चाहिए कि भैया ये साइकिल कांड हो गया करोड़ों रुपए का, इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहा मिनिस्टर? हेल्थ में बिल्कुल। घोटाला हो गया तो कौन है ये मुख्यमंत्री के भाई हैं या नहीं? क्यों नहीं बता रहा? मुझे लग रहा है अब ये नौजवान ही इस देश की राजनीति बदलेंगे और शायद सरकार को भी समझ आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आपने थैंक मुझे यू। समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। तो ये थे सौरभ भारद्वाज, आपने सुना। और ये सारे आंकड़े हैं, दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं। भ्रष्टाचार के बेईमानी की जीती जागती मिसाल है। कहाँ चली गई ईमानदारी की बातें? क्या चौकीदार ही चोर है? आपको कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।